हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर में मैं आपके लिए एब्जॉर्ब डोज लेके आया हूँ। मैं आज आपको एब्जॉर्ब डोज के बारे में बताने वाला हूँ कि रेडिएशन मेजरमेंट एब्जॉर्ब डोज किस तरह से मेजर की जाती है, इसकी यूनिट क्या होती है। देखिए, ये क्लासेस जो झारखंड रेडियोग्राफर एग्जाम व रेलवे के में जो रेडियोग्राफर वैकेंसी निकली है, उन दोनों के लिए इफेक्टिव है। अगर आप भी ये क्लास लेना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम टॉपिक की ओर। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्ब डोज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, देखिए मैंने आपको एक्टिविटी के बारे में बताया था कि एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, मटेरियल है, ये इसके द्वारा जो एनर्जी निकलती है उसका हमने यूनिट, उसकी जो मेजरमेंट हमने किया था उसकी यूनिट थी एक्टिविटी। और इसकी एसआई, इसको हमने इसकी जो यूनिट है एक्टिविटी जिसके द्वारा बताया गया था उसका मात्रक होता है क्यूरी, या फिर इसका जो एसआई मात्रक है वो वेक्यूरेल होता है। एसआई मात्रक जो इसका है, एक वेक्यूरेल बराबर क्या होता है, एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। ये इससे निकला हुआ रेडिएशन जब किसी टिश्यू पर गिरता है, जैसे एक्स और गामा रेज मान लो निकली है, तो इसमें जो इनिशियल इंटरेक्शन होता है, ये इनिशियल इंटरेक्शन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये होता है कर्मा, काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन पर यूनिट मास इसके अंदर। और मैंने इसकी आपको ऐसा ही मात्रक बताया था, इसका ऐसा मात्रक होता है 1 ग्रेम, जो 1 जूल पर किलोग्राम के बराबर होता है। और अब ये एनर्जी जो इस इन एक्स और गामा रेज के द्वारा इस टिश्यू के अंदर जो इसके अंदर रिलीज हो गई है, तो इस एनर्जी को ये क्या होगा, ये इस टिश्यू के अंदर यहाँ पर रिलीज हो गई है। अब इस टिश्यू के अंदर से कुछ भाग क्या होगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ हो सकता है बाहर निकल जाए। तो जो टिश्यू के अंदर जो एब्जॉर्ब भाग है इसको हम कहेंगे एब्जॉर्ब डोज। जो टिश्यू का या बायोलॉजिकल मटेरियल जो भी इसका रेडिएशन डोज बढ़ाने का काम करता है। ये क्या करता है, इसका रेडिएशन डोज बढ़ाने का काम करता है। देखो, रेडियोलॉजी तथा रेडिएशन प्रोटेक्शन है, इसमें ये एक की फंडामेंटल के रूप में काम करता है, एक फंडामेंटल फैक्टर के रूप में काम करता है। ये मूलभूत जो फैक्टर है, जो कारक है, उसके रूप में ये कार्य करता है। जो कि क्या करता है, जो मटेरियल के अंदर एक स्पेसिफिक मास के द्वारा जो आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा उसमें कितनी एनर्जी डिपॉजिट की गई है, उस मटेरियल ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, उसके बारे में बताता है, यानी एनर्जी डिपोजिशन के बारे में बताता है। इसके अलावा ये जो जैसे मान लो बायोलॉजिकल टिश्यू है, इस बायोलॉजिकल टिश्यू के अंदर जो बायोलॉजिकल टिश्यू है इसके अंदर जो इसके साइड इफेक्ट होंगे रेडिएशन के द्वारा, जो साइड इफेक्ट है, उन साइड इफेक्ट के बारे में बताता है। तथा जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है, जो रेडियोथेरेपी के अंदर जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है, उस ट्रीटमेंट प्लानिंग के सेफ और इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए पता करने के लिए की फैक्टर होता है। उसके लिए क्या होता है, की फैक्टर होता है। तो एक और चीज, जो एब्जॉर्ब डोज जो ये यूनिट है, ये यूनिट सभी प्रकार के ऑल टाइप मीडियम, यानी सभी प्रकार के माध्यम में, माध्यम कैसा भी हो, सॉलिड लिक्विड गैस कैसा भी हो, कोई भी टिश्यू हो या जो सॉफ्टवेयर डेंस टिश्यू हो, सभी प्रकार के मीडियम में, एंड ऑल टाइप रेडिएशन, जैसे एक्स रेज हो, गामा रेज हो, या अल्फा रेज हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो, उन सब के लिए ट्रू है। जैसे हमने पढ़ा था एक्सपोजर के बारे में, हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपोजर बताया था आपको। एक्सपोजर ये रेडिएशन निकलता है, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी रोन्टजन, और इसकी स्पेसिफिक यूनिट बताई थी कूलाम पर किलोग्राम, जो ऐसा यूनिट है इसकी। तो एक्सपोजर, तो ये एक्सपोजर एयर के अंदर एक्स और गामा रेडिएशन के लिए ट्रू था, इसके लिए एक्स और गामा रेडिएशन के लिए। इसी तरह से यहाँ पे जो एब्जॉर्ब डोज है, ये एब्जॉर्ब डोज सभी प्रकार के रेडिएशन के लिए और सभी प्रकार के मीडियम के लिए ट्रू है। एक्सपोजर की तरह नहीं है जो कि सिर्फ एक्स और गामा रेज के लिए था। तो ऑल टाइप मीडियम और ऑल टाइप रेडिएशन के लिए ट्रू होता है, स्किन के लिए ये सत्य होता है, ये हर जगह इनको मापा जा सकता है। देखिए, किसी जो आयनाइजिंग रेडिएशन या किसी रेडिएशन को किसी टिश्यू पर डाला जाता है, बायोलॉजिकल टिश्यू पर डाला जाता है, तो उसके अंदर जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी एनर्जी इस टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती है। कुछ एनर्जी उस टिश्यू से बाहर चली जाती है, जो मैंने आपको बताया था ब्रेनस्ट्रॉम या डेल्टा रेज हो सकती है। क्या हो सकता है, डेल्टा रेज हो सकती है। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्ब डोज होगा, ये क्या होगा, कर्मा माइनस ब्रेनस्ट्रॉम। कर्मा माइनस क्या होगा, ब्रेनस्ट्रॉम होगा। इसके अंदर हम डेल्टा रेज भी और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डेल्टा रेज नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है, तो उनको हम एक बार छोड़ देते हैं। इसका मतलब
कि एब्जॉर्ब डोज है, वो एब्जॉर्ब डोज क्या होता है, एब्जॉर्ब डोज आपका कर्मा से कम होता है, यानी जितनी एनर्जी रिलीज आपने यहाँ पे की है वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, कुछ एनर्जी ब्रेनस्टॉर्मिंग के रूप में बाहर निकल जाती है, जो कि कर्मा चैप्टर मैंने आपको डिटेल्स इसके बारे में समझाया था। अच्छा, एब्जॉर्ब डोज क्या होता है, देखिए किसी टिश्यू के अंदर, यूनिट मास टिश्यू के अंदर जो एनर्जी डिपॉजिट की गई है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, कर्मा कहते हैं, उसकी मात्रा क्या कहते हैं, सॉरी एब्जॉर्ब डोज कहते हैं। एब्जॉर्ब डोज को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डीई अपॉन डीएम के द्वारा लिखते हैं, इसे हम किसके द्वारा लिखते हैं, डीई अपॉन डीएम के द्वारा लिखते हैं। यहाँ पर डीई क्या है, डीई है डिपॉजिटेड एनर्जी, एनर्जी इन मीडियम, मीडियम के अंदर डिपॉजिटेड एनर्जी, और डीएम क्या है, डिफरेंशियल ऑफ मास, यानी डिफरेंशियल ऑफ मास या फिर यूनिट मास भी हम इसको बोल सकते हैं, इन ये चीजें। तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इसकी हम यूनिट देखें तो इसकी यूनिट, इसे हम ग्रे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक ग्रे बराबर क्या होता है, एक जूल पर एक सेकंड, एक जूल पर सेकंड को हम क्या करते हैं, एक ग्रे कहते हैं। देखिए आगे मैं कुछ और चीज बताने वाला हूं, कैसे, मैंने आपको बताया कि एक ग्रे बराबर क्या होता है, एक जूल पर एक किलोग्राम। मैंने यहाँ पे जूल पर सेकंड बता दिया था, जूल पर सेकंड नहीं है, ये जूल पर किलोग्राम है। यूनिट मास के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, एक ग्रे होती है। तो अगर एक जूल है, एक जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। जो हम इसका जो छोटी यूनिट है, जो एमकेएस पद्धति वाली जो छोटी यूनिट है उसमें देखें तो, और 1 किलोग्राम को हम 10 की घात 3 ग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3 घात इससे कट जाएंगे तो 4 घात रह जाएगी, यानी ये क्या हो गया, 10,000 अर्ग प्रति ग्राम। इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा 100 अर्ग पर ग्राम, और 100 इंटू 100 जो अर्ग पर ग्राम है ये 1 रेड के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 रेड के बराबर। तो इसको क्या लिख देंगे, 100 रेड, यानी 1 ग्रे बराबर क्या होता है, 100 रेड के बराबर होता है। एक और यूनिट मैंने आपको बता दी जो एब्जॉर्ब डोज की, जो एक छोटी यूनिट है जिसको हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ग्रे बराबर 100 रेड होता है, या 1 रेड बराबर 100 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, 0.01 ग्रे ये होगा। तो ये इसकी जो एब्जॉर्ब डोज की यूनिट है। आगे हम देखते हैं एब्जॉर्ब डोज की रेडियोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस का सबसे पहला जो इसका फैक्टर है बायोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे पहला क्या है, बायोलॉजिकल इफेक्ट। एब्जॉर्ब डोज के द्वारा हम पता करते हैं कि इस रेडिएशन के द्वारा होने वाले बायोलॉजिकल डैमेज कितना है। ये बायोलॉजी रेडिएशन के द्वारा होने वाले बायोलॉजिकल इमेज के डैमेज की मात्रा को बताता है। किसको बताता है, बायोलॉजिकल डैमेज की। कैसे, जैसे हायर रेडिएशन होगा, हायर रेडिएशन होगा, या जो हायर डोज होगा, हायर रेडिएशन डोज होगा, तो इससे क्या होगा, जो इफेक्ट होंगे, जो इससे क्या होगा, टिश्यू डैमेज क्या होगा, मोर टिश्यू डैमेज। बायोलॉजिकल डैमेज क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर टिश्यू डैमेज। और मोर टिश्यू डैमेज, ज्यादा टिश्यू डैमेज होगा तो उससे जो आपके इफेक्ट्स है, जो सीवियर इफेक्ट, हेल्थ इफेक्ट है वो ज्यादा शो होगी। तो मोर सीवियर हेल्थ इफेक्ट इससे ज्यादा ऊपर होंगे। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है रेडियोथेरेपी के अंदर। दूसरा क्या है, रेडियोथेरेपी के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। कैसे, रेडियोथेरेपी के अंदर इसी के द्वारा हम, जैसे मान लो ये कोई टिश्यू है, इसके अंदर ये ट्यूमर सेल है, तो इसके द्वारा हम एक जो प्रीशियसली हम डोज कैलकुलेट करते हैं कि कितना डोज देना है कैंसर सेल, किस चीज के लिए कितना डोज देना है, कि कैंसर सेल, जैसे ये कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल का डिस्ट्रक्शन क्या हो, मैक्सिमम, कैंसर सेल का डिस्ट्रक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो, तथा जो सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यू है, ये नॉर्मल टिश्यू इसको मिनिमम डोज मिले। इस नॉर्मल टिश्यू क्या मिले, मिनिमम डोज मिले। ये इस चीज के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। तीसरा जो इसका इफेक्ट है, उसको तीसरा इफेक्ट है कि डोज लिमिटेशन के अंदर, डोज लिमिटेशन। कैसे, जो ऑक्यूपेशनल वर्कर है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर जो ऑक्यूपेशनल वर्कर, उनको कितना डोज मिलना है, तो एलारा नियम के अनुसार डोज को रखा जाता है। एलारा यानी जो रेडिएशन वर्कर है, जो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के अंदर एब्जॉर्ब डोज में करते हैं, एलारा नियम के अनुसार एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी डोज को इस प्रिंसिपल के अनुसार जितना कम हो सके उतना कम से कम डोज रखा जा सकता है, ताकि रेडिएशन इंड्यूस्ड जो हार्म है, कौन सी, रेडिएशन इंड्यूस्ड
हार्म, इस हार्म के रिस्क क्या हो, कम हो, यानी रेडिएशन के कारण जो प्रेरित जो नुकसान है उस नुकसान की जो संभावना या रिस्क है वो कम से कम रिस्क हो। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्ब डोज। तो एब्जॉर्ब डोज को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है टाइप ऑफ रेडिएशन। सबसे पहला फैक्टर क्या है? टाइप ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन है, जैसे एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्फा रेज है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन है। ये टिश्यू के अंदर अलग अलग एनर्जी डिपॉजिट करते हैं। टिश्यू क्या करता है? अलग अलग एनर्जी डिपॉजिट करते हैं, अलग अलग अमाउंट में एनर्जी डिपॉजिट करते हैं, जिससे अलग अलग एब्जॉर्ब डोज इसे मिलता है, टिश्यू को एब्जॉर्ब डोज से प्रभावित होता है। दूसरा है इसकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन। दूसरा क्या है? एनर्जी ऑफ रेडिएशन। देखिए अलग अलग जो रेडिएशन है इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, और एनर्जी अलग अलग होगी तो ये टिश्यू को डीप तक अलग अलग अमाउंट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। टिश्यू को बहुत ज्यादा डीप जो क्या करेंगे, डीपली पेनिट्रेट टिश्यू और डीप तक पेनिट्रेट करेंगे। तो कोई जो कुछ रेडिएशन ऐसे होंगे, जैसे ये टिश्यू है, कुछ रेडिएशन इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे, कुछ इतनी दूर तक पहुंच पाएंगे। यानी इससे एब्जॉर्ब डोज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना जो डोज होगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित होता है, कितनी दूरी के अंदर ये होगा, जिसको हम आगे जो एलईटी के अंदर भी इसको देखने वाले हैं। तीसरा इसका है टिश्यू कंपोजिशन। अलग अलग टिश्यू के लिए एब्जॉर्ब डोज भी अलग अलग होता है। जैसे डेंस टिश्यू है, इस डेंस टिश्यू के अंदर रेडिएशन का एब्जॉर्ब डोज क्या होता है? अधिक होता है। और सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि मसल्स है, मसल्स के लिए जो एब्जॉर्ब डोज है वो क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा एब्जॉर्ब डोज को मेजर करने के लिए जो डोजीमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं वो भी देखते हैं। देखिए आयनाइजेशन चेंबर, हम आगे आयनाइजेशन चेंबर को पढ़ने वाले, डिटेल से पढ़ने वाले। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक चेंबर के अंदर एयर भरी होती है और इलेक्ट्रोड्स, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और एक एनोड उसके चारों तरफ है, दूसरा इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड उसके चारों तरफ लिपटा होता है। इसके अंदर एक गैस होती है, जैसे इस पे एक्स और गामा रेडिएशन गिरता है तो उसी रेडिएशन के अमाउंट में इसके अंदर क्या होता है? आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जिससे एक बहुत ही स्मॉल करंट प्रवाहित होता है। इसके अंदर जो फ्लो होता है उसका करंट का फ्लो होता है, जो इस पर गिरने वाले रेडिएशन के समानुपाती होता है, यानी रेडिएशन को मेजर करता है। तो आयनाइजेशन चेंबर के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम एब्जॉर्ब डोज को मापन कर सकते हैं। दूसरा है जो टीएलडी और तीसरा फिल्म बेस। इनके बारे में आप जानते हो, जो रेडिएशन डोजीमेट्री, जो पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइस है, उन डिवाइसेस के अंदर काम में लेते हैं। इसमें एक क्रिस्टल होता है जिसपे गिरने वाला रेडिएशन जिसके द्वारा एब्जॉर्ब रेडिएशन के समानुपाती होता है, और फिल्म बेस होता है, ये डोजीमीटर होता है, जो ये होता है ये ऑक्यूपेशनल सेटिंग के अंदर इसको भी काम में लिया जाता है। तो आज का चैप्टर एब्जॉर्ब डोज कंप्लीट है। एक नए चैप्टर लीनियर एनर्जी ट्रांसफर के साथ मैं आपके सामने जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।